जी। अब हम बात कर रहे थे कि फ़िटर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है और जो है ना वो मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गई है और दूसरा हेल्दी है, तो अब हमने कैसे डिसीज़न लेना है? अब ये इसकी ना 2 फर्दर क्लासेस बन जाएँगी। एक वो है जो मोनोक्रोनिक ट्विन है, दूसरे में वो जो डायक्रोनिक है। अब हमने पैरेंटल मोर्टेलिटी में देख लिया था कि डायक्रोनिक में से अगर एक की डेथ हो जाए, तो दूसरे पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता, ये हो सकता है कि दूसरे की लेबर इंड्यूस हो जाए। लेकिन अगर मोनोक्रोनिक में से एक की डेथ होती है, तो दूसरे पे जो है ना ड्रास्टिक इफ़ेक्ट आता है कि दूसरे की भी डेथ हो सकती है, हेल्दी फीटस की भी डेथ हो सकती है या उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है परमानेंट। तो अब हम ये करेंगे, हम फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी अगर डायक्रोनिक है और एक की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो हम ये डिलीवरी तब तक इंड्यूस नहीं कराएँगे जब तक 30 वीक्स ना हो रहा है। चाहे ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड वाले फीटस की डेथ भी हो जाए, डेथ का भी हमें लगे कि इमिनेंट है, डेथ हो जानी है इसकी, फिर भी हम प्रेगनेंसी जो है ना वो डिलीवरी जो है वो इंड्यूस नहीं कराएँगे, क्योंकि हम हेल्दी फीटस को बचाना चाह रहे हैं। हम कहेंगे मैक्सिमम वीक्स वो यूट्रस में ही रहे, तो 30 वीक्स तक हम इसको डिले करेंगे। और दूसरा अगर मोनोक्लोनिक प्रेगनेंसी है, फिर अगर एक फीटस की ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है, तब हमें जो है ना वो बहुत मुश्किल है डिसीजन लेना डिलीवरी के टाइम का, क्योंकि अब अगर इसको जो है ना वो डिलीवरी करवाई, तो जो हेल्दी फीटस है वो प्रीमेच्योर डिलीवर हो जाएगा, उसकी डिफरेंट उसके साथ रिलेटेड मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी आ जाएगी। और अगर इसकी डिलीवरी ना कराई, तो जो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है जिसकी वो यूट्रस में अगर उसकी डेथ हो गई, तो उसने दूसरे फीटस को हेल्दी फीटस की भी डेथ करवा देनी है या उसका ब्रेन डैमेज करवा देना है, क्योंकि दोनों की सप्लाई एक जगह से आ रही है। तो अगर एक जगह से सप्लाई आ रही है, आपस में इतने सारे एनास्टोमोसिस हैं, चैनल्स हैं, तो फिर ये होगा कि डेड फीटस की तरफ सारी सप्लाई जाना शुरू हो जाएगी, लाइव फीटस से, हेल्दी फीटस से, तो दूसरे की भी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए फिर यहाँ पर जो है ना बहुत मुश्किल होता है कि टाइम ऑफ डिलीवरी को डिफिकल्ट डिसीजन है उसको फाइंड करना। और अगर 30 वीक से अंडर हो, 30 वीक से अभी कम है, तो तब हमारी जो है ऑब्स्टेट्रिशियन की पूरी कोशिश होती है कि इसको डिले किया जाए, तब तक डिले किया जाए जब तक जो है इसको डिले कर सकते हैं, ताकि हेल्दी फीटस की डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन साथ ये भी देखना है कि जो रिस्ट्रिक्टेड है उसकी डेथ ना हो जाए। अगर उसकी डेथ हो रही है, तो आपको फिर इमरजेंसी में डिलीवरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसकी डेथ हो गई तो दूसरे फीटस की भी जान खतरे में। तो यहाँ तक इसका हमने दोनों देख ली कॉम्प्लिकेशंस। और ये जो दोनों कॉम्प्लिकेशन थी ना, ये डायक्रोनिक में भी हो सकती है, मोनोक्रोनिक में। और दोनों का हाँ ये है कि मोनोक्रोनिक में जरा रेट ज़्यादा होता है, जरा प्रीवलेंस ज़्यादा है, लेकिन हमने दोनों को कंपेयर कर लिया कि अगर मोनो में ये मसला होगा तो कैसे डील करना है, अगर डायक्रोनिक में होगा तो कैसे डील करना है। आगे जो हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़नी है ना, वो है ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम। ये वो वाली कॉम्प्लिकेशन है जो कि मोनोक्रोनिक में होती है, ये डाई में नहीं होती। इसमें होता क्या है, इसमें ना अब आपको पता है कि जो मोनोक्लोनिक ट्विन है उनके प्लेसेंटा एक है, तो उनके दरमियान ना वास्कुलर एनास्टोमोसिस बने होते हैं। ये 4 तरह के चैनल्स होते हैं, एट्रियो एट्रियल यानी आर्टीरियो आर्टीरियल, और वीनो आर्ट्रियल, वीनो वेनस और आर्ट्रियोवेनस, इस तरह के ना 4 जो है ना वो बने होते हैं। अब होना क्या है, ये होना है कि ये जो नॉर्मली ये ना बैलेंस्ड होते हैं वास्कुलर एनास्टोमोसिस, यानी जितना एक की तरफ ब्लड जा रहा है उतना ही दूसरी की तरफ जा रहा है। अगर ये अनबैलेंस्ड हो रहा है, जो कि एक एबनॉर्मल सिचुएशन है कि एबनॉर्मल अनबैलेंस्ड एनास्टोमोसिस बन जाए, जो कि यूजुअली आर्टेरियोवेनस में बनते हैं, उस केस में क्या होगा कि एक फीटस से ब्लड जो है वो दूसरे फीटस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, यानी एक डोनर ट्विन बन जाएगा, एक रेसिपिएंट ट्विन बन जाएगा। अच्छा, फिर वो बता रहा है कि वास्कुलर कनेक्शन जो है वो तकरीबन सारे मोनोक्लोनिक ट्विन्स में होते हैं, लेकिन अगर वो अनबैलेंस्ड हो जाएँ, अगर वो एबनॉर्मल हो जाए, तो फिर उनको ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम कहा जाता है। 10% तक ये मोनोक्लोनिक डायमियोटिक प्रेगनेंसीज में होता है, 5% तक ये मोनोअम्नियोटिक प्रेगनेंसीज में डेवलप हो जाती है कंडीशन। अब आगे वो बात कर रहा है कि जो आर्टीरियो वीनस कनेक्शन है उनमें होता क्या है कि वो एक डायरेक्शन में ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरी डायरेक्शन में कम हो जाते हैं। इस वजह से जो ट्रांसफ्यूजन होना शुरू हो जाती है डोनर ट्विन से रेसिपिएंट ट्विन की तरफ। अब इसमें जो आर्टीरियल आर्टीरियल एनास्टोमोसिस है ना, वो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो आर्टीरियल एनास्टोमोसिस है ना, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलाइज हो जाए दोनों ट्विन्स में, तो वो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। और जो कल्प्रिट है वो आर्टीरियो वीनस कनेक्शन है। इसके लिए अब हमने एक क्राइटेरिया बनाया है, उस क्राइटेरिया में 5-6 करैक्टरिस्टिक्स हैं। हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और अल्ट्रासाउंड की मदद से इस करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, और इन करैक्टरिस्टिक के बेस पर हम अंदाजा लगाएंगे कि जो ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम है इस वक्त किस स्टेज पे है। क्विंटेरो स्टेजिंग इसकी की गई है, जो कि 5 स्टेजेस इसमें आती हैं, लेकिन उन स्टेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन स्टेजेस का डिसीजन लेने के लिए हम पहले कुछ क्राइटेरिया बना रहे हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो देख रहे हैं। सबसे पहले तो जो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे ना, हम देखेंगे प्लेसेंटल मैस सिंगल, क्योंकि ये होता ही मोनोक्रियोनिक में है, तो अगर प्लेसेंटल मैस सिंगल है इसका मतलब प्रेगनेंसी मोनोक्रियोनिक है, और अब उसको ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, जो कि मैंने बताया कि 10% तक डेवलप हो जाते हैं, चांसेस होते हैं। दूसरा कॉन्कॉर्डेंट जेंडर। अब कॉन्कॉर्डेंट जेंडर का मतलब है कि सेम जेंडर, यानी कि अगर दोनों ही मेल्स हैं, दोनों ही ट्विन्स मेल हैं, या दोनों ही ट्विन्स फीमेल हैं, इस केस में भी इसके डेवलप होने का रिस्क ज्यादा होता है। अच्छा, तीसरा आ जाता है जी ओलिगोहाइड्रोमनोस विद पॉलीहाइड्रोमनस, यानी जो डोनर ट्विन है जो कि अपना ब्लड जो है वो सप्लाई कर रहा है, दे रहा है, डोनेट कर रहा है, उसमें ओलिगोहाइड्रोमनस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को सप्लाई कम मिल रही है, तो उसी तरह से उसकी किडनी को भी सप्लाई कम मिल रही है। जब किडनी की परफ्यूजन डिक्रीज़ होती है, तो जो है वो रीनल आउटपुट डिक्रीज़ करता है, रीनल आउटपुट डिक्रीज़ करता है तो उसका अम्नियोटिक फ्लूइड डिक्रीज़ कर जाएगा, ओलिगोहाइड्रोमनस हो जाएगा। और जो दूसरा रेसिपिएंट ट्विन है जो ब्लड सप्लाई ले रहा है, ठीक है, उसमें जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, उसमें जो है पॉलीहाइड्रोमनस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये था। अब ओलिगो के लिए आपको पता है कि आपने वर्टिकल पूल, अल्ट्रासाउंड पे आप ये कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो, तो अल्ट्रासाउंड पे आपने मैक्सिमम वर्टिकल पूल देखना होता है। अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो ओलिगो होता है, अगर 8 से ज़्यादा है तो वो पॉली होता है। एक में ओलिगो होगा, दूसरे में पॉली।
फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आ रही थी डिस्कॉर्डेंट ब्लैडर। डिस्कॉर्डेंट ब्लैडर अपीयरेंस का मतलब है कि दोनों का ब्लैडर डिफरेंट होगा, दोनों ट्विंस का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक का ब्लैडर तो विजुअलाइज होगा, हम उसको देख सकते हैं, नजर आ रहा है, दूसरे का जो ब्लैडर होगा ना वो नजर नहीं आएगा। यूजुअली डोनर का ब्लैडर नजर नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डोनर है ना वो अपना ब्लड डोनेट करता जा रहा है रेसिपिएंट को, उसके पास होगी ब्लड कम। जब उसके पास कम है तो रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगी। जब उसकी किडनी को ब्लड कम मिलेगा तो उसका जीएफआर कम, उसकी रीनल आउटपुट कम, यूरिन आउटपुट कम। जब यूरिन आउटपुट कम होगी तो अम्नियोटिक फ्लूइड का लेवल गिर जाएगा, इसीलिए उसका यूरिन आउटपुट कम है तो उसका ब्लैडर नजर नहीं आएगा। ठीक है, यूरिन आउटपुट कम है तो इसलिए उसका ब्लैडर नजर नहीं आएगा जब उसके अंदर यूरिन ही नहीं है। और जो रेसिपिएंट है जिसमें ब्लड जो है वो जरूरत से भी ज्यादा जा रहा है, उसका ब्लैडर हमें नजर आएगा। तो इसको कहते हैं डिस्कॉर्डेंट, यानी इसको आप इस तरह डिफरेंट डिफरेंट ब्लैडर है दोनों में, अपीयरेंस डिफरेंट है। ठीक है, ब्लैडर तो एक जैसा ही होगा लेकिन अपीयरेंस डिफरेंट है दोनों की। अच्छा, लास्ट आ जाता है जी हीमोडायनेमिक इन कार्डियक कंप्रोमाइज, यानी कि इसमें जो है वो आप देखोगे डॉपलर की मदद से या कार्डियोटोकोग्राफ की मदद से कि एक का जो है वो कार्डियक कंप्रोमाइज हो रहा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनको हम अल्ट्रासाउंड पर देखते हैं और इनको देखते हुए फिर हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा स्टेज है। फिर उस स्टेज के हिसाब से हम फर्दर मैनेज करते हैं। अगर स्टेज 1 तब होती है जब ओलिगो और पॉलीहाइड्रोमिनस मौजूद हो, एक ओलिगो में जा रहा है दूसरा पॉली में जा रहा है, लेकिन जो ब्लैडर है वो डोनर ट्विन का विजिबल है, यानी अभी तक इतना उसकी बॉडी में ब्लड है कि उसकी किडनी को ब्लड मिल रहा है, परफ्यूजन किडनी की नॉर्मल है, तो ब्लैडर उसका विजिबल है। दूसरी स्टेज होगी कि ओलिगो और पॉली सीक्वेंस तो है लेकिन जो डोनर है उसका ब्लैडर विजिबल नहीं है, यानी अब उसकी ब्लड सप्लाई इतनी कम हो गई है कि उसकी किडनी की परफ्यूजन कम होती जा रही है, उसका यूरिन आउटपुट भी कम हो रहा है। थर्ड स्टेज जब होगी जब ओलिगो और पॉलीहाइड्रोमिनस सीक्वेंस के साथ साथ ब्लैडर भी नजर नहीं आ रहा है, और तीसरा डोपलर भी अब नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं। अब उसकी सप्लाई कम होना शुरू हो गई, अब उसको जो है ना हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया, तो उसके डोपलर भी अब नॉर्मल हो गए। फोर्थ स्टेज होगी कि हाइड्रोप्स के साइन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और फिफ्थ होगी कि डेथ हो सकती है। ठीक है, दोनों की हो सकती है, एक ही हो सकती है। तो ये 5 इसकी स्टेजेस हैं। स्टेजेस के हिसाब से हम कॉम्प्लिकेशन करते हैं, जैसे जैसे स्टेज आगे जाती है तो ये ज्यादा सेवेरिटी की तरफ जाती है। अब बात करती है जी टैप्स की। उसने अंदर एक बात की, उसने कहा टैप्स जो है ना वो होता है कि एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस। अब मैं आपको ना एक डिफरेंस समझाऊंगी कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम का और इसका क्या डिफरेंस। असल में ये जो टैप्स है ना, एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस, ये होती है क्रोनिक कंडीशन। ये तब डेवलप करती है जब एनास्मोसिस का साइज कम हो और वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ब्लड को ना डोनर से रेसिपिएंट की तरफ लेकर जाए। अब इसके दो दो चीजें होंगी इससे। एक तो क्योंकि साइज कम है तो इतना ज्यादा ब्लड एक दफा ही नहीं चला जाएगा, अक्यूटली या रैपिडली इतना ज्यादा ब्लड नहीं चला जाएगा कि जो है ना दोनों में फ्लो इस तरह का हो जाए कि हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंस एकदम से आ जाए कि एक में ब्लड ज्यादा हो जाए, पोली डेवलप हो जाए, एक में ओलिगो हाइड्रोमिनस डेवलप हो जाए। दोनों में ओलिगो पोली नहीं डेवलप होगा क्योंकि बहुत छोटा एनास्मोसिस है, इतना सा ब्लड जा रहा है कि ऐसा एक्यूटली कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वो ज्यादा देर तक, कई दिनों हफ्तों तक ब्लड जाता रहेगा, एक से दूसरे की तरफ जाता रहेगा, ग्रेजुअली जाता रहेगा, तो फिर डिफरेंस आना शुरू होगा। और वो डिफरेंस ये आएगा कि एक में एनीमिया होना शुरू हो जाएगा और दूसरे में पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाएगा। फिर उनमें एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ओलिगो और पोली वाली कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो जो टैप्स है वो कह रहा है कि क्रोनिक फॉर्म है ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम की। इनमें होता ये है कि जो हीमोग्लोबिन का डिफरेंस आता है दोनों में। ओलिगोपोली वाला मैंने बता दिया कि नहीं आएगा, अनीमिया पॉलीसाइथीमिया वाला आएगा। रीजन भी मैंने बता दी, क्योंकि ये ग्रेजुअल इंबैलेंस हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंबैलेंस हो रहा है, इसीलिए ओलिगोपोली डेवलप नहीं होते। वो तब डेवलप होते हैं जब एक्यूटली कोई बड़ा एनास्मोसिस बन गया और एक्यूटली ज्यादा ब्लड एक से दूसरे में जाना शुरू हो गया। अब वो टैप्स की बात करते हैं कि इसमें स्मॉल एक यूनिडायरेक्शनल एनास्टोमोसिस बनता है जिसका साइज 1 mm से भी कम होता है ये ईवी एनास्टोमोसिस है। और इनमें ए एनास्टोमोसिस जो है वो नहीं होते, वो अकम्पनी नहीं कर रहे होते, इस वजह से इनका जो प्रोटेक्टिव रोल है वो भी प्ले नहीं होता। अब ये जो स्मॉल सा एनास्टोमोसिस है इसकी वजह से ग्रेजुअली डेवलपमेंट इनीमिया की हो जाती है दोनों ट्विन में, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट पॉलीसाइथीमिया की हो जाती है दूसरे ट्विन में। ठीक है, क्योंकि वैसा स्मॉल है तो हीमोडायनेमिक एसिड कोई कंपनसेशन नहीं आएगी। मतलब एनास्टोमोसिस स्मॉल है ना तो हीमोडायनेमिक एसिड कंपनसेशन, ओ सॉरी, एनास्टोमोसिस स्मॉल है तो हीमोडायनेमिक कंपनसेशन हो जाएगी। मतलब अगर एक में ब्लड कम है दूसरे में ज्यादा है तो जो जिसमें कम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कंपनसेशन कर रहा है, जिसमें ज्यादा है वो भी कंपनसेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो जो ओलिगो पोली वाली है ना वो एसिड पैटर्न नहीं आएगा। और जब ट्यून टू ट्यून ट्रांसमिशन सिस्टम होता है तब कंपनसेशन का टाइम ही नहीं मिलता, तब बहुत जल्दी जो है ना वो एक से ब्लड दूसरे में जाना शुरू होता है, तो कंपनसेशन का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए फिर हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज भी शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, इसमें हीमोडायनेमिक एसिड कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। इसमें जो मसला होता है वो ये होता है कि जिसमें पॉलीसाइथीमिया है उसमें फर्दर जो है वो प्लेसेंटा में थ्रोम्बोसिस या फीटस में थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाएगी, और जिसमें इनीमिया उसमें हाइड्रोप्स विटालिस डेवलप होना शुरू, इसमें ऐसा होता है। आगे वो बात करते हैं मिरर सिंड्रोम की। अब आपको जैसे टैप्स का पता है आपको वैसे मिरर सिंड्रोम को भी पता होना चाहिए। मिरर सिंड्रोम ये होता है कि जो फीटस में मसले बन रहे थे ना सर्कुलेशन से रिलेटेड, के फीटस में जो है वो हाइड्रोप्स डेवलप हो रहा था, पूरी बॉडी एडीमा में जा रही थी, वैसे ही मसले उसकी माँ में भी डेवलप होना, मटर्नल में भी वही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए जो फीटस में। इसमें कहते हैं मदर डेवलप सिम्टम सिमिलर टू फीटल, तो उसको कहते हैं मिरर सिंड्रोम। हम जैसे कि मदर में वैसे सिम्टम कब आएंगी, मदर को प्रीक्लेम्शिया हो जाएगा, यानी मदर में एडीमा है, हाइपोटेंशन है, प्रोटीन यूरिया है, तो ये प्रीक्लेम्शिया में होता है। तो माँ को प्रीक्लेम्शिया हो जाएगा तो माँ की भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो फीचर्स हैं वो फीटस लाइक हो जाएंगे, तो इसको भी मिरर सिंड्रोम कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं जी मैनेजमेंट। अब आपने ट्यून टू ट्यून ट्रांसमिशन सिंड्रोम को कैसे मैनेज करना है? सबसे पहले तो की जाती है मॉनिटरिंग, सीरियल अल्ट्रासाउंड करने हैं। ठीक है, सीरियल अल्ट्रासाउंड करके इनकी मॉनिटरिंग करनी है।
अब क्योंकि मोनो जब आपको पता चल जाए कि प्रेगनेंसी मोनोक्लोनिक है, यानी आप उसका जो है ना वो स्कैन करे थे, आपको समझ आ गई मोनोक्लोनिक। अब आपको ये भी समझ आ जाना चाहिए कि इनमें ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, क्योंकि मोनोक्लोनिक जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो एट रिस्क होती हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम के लिए। तो आपने क्या करना है, 16 वीक से लेकर 24 वीक तक उनको फोर्टनाइटली जो है ना वो अल्ट्रासाउंड करनी है, उनको मॉनिटर करना है, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम है। इस दौरान सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम के डेवलप होने के। तो 16 वीक से 24 वीक तक फोर्टनाइटली उनके अल्ट्रासाउंड स्कैन होंगे, उनकी मॉनिटरिंग होगी। 24 के बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट ये सबसे क्रिटिकल टाइम है 16 से 24। आगे बात करते हैं जी ट्रीटमेंट की। अब आप उसका मॉनिटरिंग के लिए उसका स्कैन कर रहे थे और आपने देखा कि भाई ट्विन टू ट्रांसमिशन सिंड्रोम डेवलप होना शुरू हो गया है, एक जो है उसमें ओलिगो डेवलप होना शुरू हो गया, दूसरे फिटस में पोली डेवलप होना शुरू हो गया, अभी स्टेज 1 ही है। या आपने देखा कि डोनर का जो है वो जो ब्लैडर है वो अब नजर नहीं आ रहा, तो यानी स्टेज 2 है। या आपने देखा कि इनमें तो डोपलर एबनॉर्मल हो गई है, तो फिर वो स्टेज 3। इस तरह से आपने स्टेज का हिसाब लगा लिया कि भाई इस स्टेज पे और ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम डेवलप हो गया है। अब आपके पास कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन है? एक तो आपके पास आती है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट आप तभी कर सकते हो, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आप तभी कर सकते हो अगर अभी स्टेज कम है, अभी 1 स्टेज ही है, अभी बिल्कुल स्टार्ट ही होने लगा था, तो उसकी आप एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्यों करें कि जितना हम हो सकता है प्रेगनेंसी को उतना हम थोड़ा जो है ना वो डिले कर लें, डिलीवरी को उतना हम डिले कर लें ताकि डेवलपमेंट हो जाए फिटस की। दूसरा आप एमनियो रिडक्शन कर सकते हो कि थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें पोली डेवलप हो रहा है उसमें से निकाल लें। सेप्टोस्टमी की जा सकती है कि जो सेप्टम है दोनों के में थोड़ा सा सुराख कर दें ताकि पोली वाले से जो है वो खुद ही एमनियोटिक फ्लूइड फ्लो करके ओलिगो की तरफ जाता रहे। सिलेक्टिव फिटोसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और फिटोस्कोपिक लेजर एब्लेशन कर सकते हैं। अब इतने सारे जो मैनेजमेंट ऑप्शन है इनमें सबसे जो अच्छा और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो अब माना जाता है जी फिटोस्कोपिक लेजर एब्लेशन को। ये जो है ना सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें देखा गया है, मतलब उन्होंने जब कंपेयर किए रेट्स को तो उन्होंने देखा कि जो फीटस के सर्वाइवल के रेट हैं और जो फीटस की जो मोर्बिडिटी है वो बहुत कम आती है अगर हम लेजर एब्लेशन करें। लेकिन अगर एमनियो रिडक्शन करें तो मोर्बिडिटी भी ज़्यादा है न्यूरोलॉजिकल, और सर्वाइवल रेट भी कम है। अच्छा, और एक चीज़ अब यहाँ पर आपने याद रखनी है कि अगर तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफर सिस्टम डेवलप हुआ है और 26 वीक के बाद डेवलप हुआ है, तब आप डिलीवरी को कंसीडर कर सकते हो कि तब आपने डिलीवरी करवा लेनी है। लेकिन अगर ये 26 वीक से पहले डेवलप हुआ है ना, तो फिर आप जो है ना ये इन ट्रीटमेंट ऑप्शन में से लेजर एब्लेशन को यूज़ कर सकते हो। तो 26 के बाद आपने डिलीवरी कंसीडर करनी है। अच्छा, आगे बात करते हैं जी इसका प्रोसीजर। हमने कहा कि लेजर एब्लेशन जो है ना वो हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, तब उसका प्रोसीजर देखते हैं कैसे डेवलप करते हैं। इसको अंडर लोकल एनेस्थीसिया भी किया जा सकता है, या इसको रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर भी, जनरल के अंदर भी किया जा सकता है। करते इसमें है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एक फिटोस्कोप लेते हैं, उसकी डायमीटर होता है 2 से 3 mm तक। उसको जो है ना हम अम्नियोटिक कैविटी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब किसकी अम्नियोटिक कैविटी में? रेसिपिएंट ट्विन के अम्नियोटिक कैविटी में। और वहां पर जाकर ना जो दोनों अम्नियोटिक कैविटी के दरमियान की जो मेम्ब्रेन है, दोनों के दरमियान के जो मेम्ब्रेन है और वो जहाँ पर प्लेसेंटा के साथ अटैच है उसको प्लेसेंटल इंटरफेस। ये ज़्यादा आपको तब समझ आएगी अगर आप साथ पिक्चर्स देखेंगे। ऐसे सुनने से आपको सिर्फ रिवाइज होगा, ठीक है। आप इसकी कोई गूगल पे पिक्चर्स देखिएगा, फिर आपको या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखिएगा लेजर एब्लेशन की, फिर आपको समझ आएगी। तो वो जो प्लेसेंटल इंटरफेस है, यानी जहाँ पर वो प्लेसेंटा के साथ अटैच है, वहाँ पर इनास्मोसिस नजर आएंगे। जहाँ पर आपको एवी इनास्मोसिस नजर आएंगे उनको आप लेजर की मदद से एब्लेशन कर दोगे, एब्लेट कर दोगे। उसके बाद लेजर एब्लेशन के बाद जो फिटोस्कोप है उसको रिमूव कर देना है और एमनियो रिडक्शन अब आप परफॉर्म कर सकते हो कि जो एक में अब आपने एनास्टोमोसिस तो अब खत्म कर दी, उनको तो आपने डिस्ट्रक्ट कर दिया, अब वो वाला फर्दर तो नहीं आगे काम चलेगा। लेकिन जिसमें अभी तक एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है उसको आप एमनियो रिडक्शन के लिए इसमें से एमनियोटिक फ्लूइड रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और तब तक रिमूव करोगे जब तक अल्ट्रासाउंड के साथ नॉर्मल आ जाएगा कि हाँ अब नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पर हमारा 22 ट्रांसमिशन सिंड्रोम खत्म हो गया। मैंने आपको बताया कि अगर 26 के बाद है तो आप उसको डिलीवरी कंसीडर कर सकते हो, बट अगर 26 वीक से पहले है और फिर आप जो है ना लेजर एब्लेशन यूज करते हो। लेजर एब्लेशन का हमने प्रोसीजर भी देखा, और इसमें जो है ना वो आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से आपने मॉनिटरिंग करनी थी। 16 से 24 वीक जो है वो सबसे क्रिटिकल टाइम और इसमें ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाती है। आगे जो बात करनी है ना उसने मोनोक्लोनिक की बात की। मोनोक्लोनिक में सिंपली आप बस ये देख लें जो मोनोक्लोनिक मोनोअम्नियोटिक ट्विन होते हैं ना बहुत रेयर होते हैं कि एमनियोन भी एक हो, एमनियोटिक कैविटी भी एक हो, क्रियोन भी, ये बहुत रेयर होते हैं। और इनमें जो है ना कंजेनिटल एनोमलीज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ज़्यादा इनमें डेवलप करते हैं, एब्डोमिनल वॉल के डिफेक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट की मालफॉर्मेशन, ये सारे इनमें ज़्यादा डेवलप करती हैं। अब इनमें जो है ना वो बर्थ वेट भी डिस्कॉर्डेंट होता है, यानी एक जैसा नहीं होता बर्थ वेट, एक का कम होगा एक का ज़्यादा होगा। और इनमें आपने बहुत क्लोज सर्विलेंस करनी होती है, बहुत मॉनिटरिंग करनी होती है अल्ट्रासाउंड की मदद से। और इतना हम इसमें क्लोज सर्विलेंस करते हैं और इतना मॉनिटरिंग हम प्रेफर करते हैं कि यूजुअली जो वुमेन होती है उसको हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं 28 वीक के बाद। जैसे उसकी 28 वीक पूरे तक जिस्टेशन को उसको कहते हैं तुम हॉस्पिटलाइज हो जाओ ताकि हम तुम्हारी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग कर सके। फिर एक दिन में कई दफ़ा उसकी फीटल हार्ट जो है वो उसका ट्रीट करते हैं, दिन में कई दफ़ा उसकी सीटीजी करते हैं। और फिर जब वो 32 वीक पे पहुंच जाती है, मतलब 3 से 4 हफ्ते उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है, फिर 32 से 34 वीक के दरमियान सी सेक्शन से डिलीवरी कर लेते हैं। ये जो डेट्स हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, लास्ट क्वेश्चन में बता दी थी कि जो मोनोक्रियोनिक मोनोम्नियोटिक है उसकी डिलीवरी 32 से 34 वीक्स के दरमियान करवाई जाती है। और ये भी बताया था कि जो डाईक्रियोनिक डाईएमनियोटिक है उसकी 37 वीक पे, और जो मोनोक्रियोनिक डाईएमनियोटिक था उसकी 36 वीक पे। तो ये आपने डेट्स वैसे ही याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं जी एंटीनेटल केयर की। एंटीनेटल केयर यानी कि जो प्रेगनेंसी है इस दौरान कितनी दफ़ा फीमेल आएगी, कितनी दफ़ा उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, ये सारी चीज़ें याद रहती हैं।
होती हैं, तो एक आपने पॉइंट याद रखना है कि अगर तो प्रेगनेंसी डाइक्रोनिक ट्विन प्रेगनेंसीज हो तो उसको फिर एटलीस्ट 8 एंटीनेटल अपॉइंटमेंट उसकी करवानी पड़ती हैं। और अगर वो मोनोक्लोनिक डायम्योटिक हो लेकिन ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आपको डेवलप होती नजर आ रही, फिर आप उसकी 9 तक एंटीनेटल अपॉइंटमेंट करवा लेते हो। और जब ये फीमेल्स आएंगी अपॉइंटमेंट में, तो इनकी जो है ना वो स्क्रीनिंग भी करनी होती है हाइपरटेंशन के लिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि ये जो कंडीशन है ना जेस्टेशनल डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, ये ट्विन प्रेगनेंसीज में ज़्यादा कॉमन होती हैं, इनका ज़्यादा रिस्क होता है। इसके बाद एंटीपार्टम हेमरेज, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ जो है, ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो ट्विन प्रेगनेंसीज हैं ये क्या करती हैं, मैटरनल रिस्क बढ़ा देती हैं हाइपरटेंशन के लिए, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ के लिए, तो इनके लिए भी इनकी स्क्रीनिंग करनी है। लेकिन मैनेजमेंट इनकी वैसी होगी कि हाइपरटेंशन आ गई है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ गई, पॉजिटिव आ गया, तो मैनेजमेंट वैसी होगी जैसे आप सिंगलटन प्रेगनेंसी में करते हो मैनेज फीमेल्स को, वैसी ही मैनेजमेंट होगी। एक उसने पॉइंट ऐड किया है कि एक इनका डिफरेंस आता है सिंगलटन प्रेगनेंसी में, कि सिंगलटन में तो हम हर किसी को आयरन नहीं देते, उनको देते हैं उनको रिक्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर ट्विन प्रेगनेंसी के साथ क्योंकि ज़्यादा रिस्क होता है आयरन का और फोलिक एसिड का, और ज़्यादा डिमांड भी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम आयरन और फोलिक एसिड तकरीबन सब ही जितनी भी फीमेल होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी के साथ सबको ही हम ये एडवाइस करते हैं कि वो आयरन सप्लीमेंट और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेंगी। अच्छा, अब बात करते हैं जी स्क्रीनिंग इन मल्टीपल प्रेगनेंसीज। तो जो स्क्रीनिंग की हमने बात की उसको अब डिटेल में देख लेते हैं। जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है उनका फर्स्ट जो स्कैन होगा वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है, यूजुअली 11 से 13 वीक के दरमियान वो स्कैन कर लिया जाता है। और वो जो उसका स्कैन के ना 3 पर्पस होते हैं। एक तो वो जो स्कैन 11 से 13 वीक के दरमियान किया जाता है, उसका जो मेजर पर्पस होता है वो जेस्टेशनल एज को डिटरमाइन करना, उसको डेटिंग स्कैन भी कहते हैं, कि हम डिटरमाइन करें कि कितनी जेस्टेशनल एज है। दूसरा उसमें क्रोनिसिटी डिटरमाइन की जाती है कि मोनोक्रोनिक है या डाइक्रोनिक है। तीसरा उसमें डाउन सिंड्रोम के लिए स्क्रीन भी किया जाता है। तो ये 3 जो है ना ये मेन इसके पर्पस है। अब वो कह रहा है कि जेस्टेशनल एज आप कैसे डिटरमाइन करोगे? जब आप फीटस को अल्ट्रासाउंड पे देखोगे ना तो उसमें क्राउन रम्प लेंथ मेजर की जाती है। ये जब मैंने आपको अल्ट्रासाउंड के यूजेस पढ़ाए थे ना एक चैप्टर में, उसमें मैंने आपको ये डिटेल बताई थी कि क्राउन रम्प लेंथ हम मेजर करते हैं, उस हिसाब से हम उसकी एज डिटरमाइन करते हैं। फिर क्रोनिसिटी आप कैसे देखोगे? क्रोनिसिटी आप देख रहे होते हो कि जो प्लेसेंटा के मैसेज हैं वो कितने हैं। एक अगर मैस है तो वो मोनोक्रोनिक होगा, अगर 2 मैस हैं तो वो डाइक्रोनिक होगा। दूसरा आप क्रोनिसिटी देखने के लिए ना ये देखते हो कि जो दोनों फीटस आपको नजर आ रहे हैं उनको जो दरमियान में मेम्ब्रेन उनको सेपरेट करी है ना उसकी कितनी थिकनेस है, मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है। क्योंकि आपको पता है कि अगर डाइक्रोनिक होगा तो मेम्ब्रेन ज्यादा थिकर होगी। क्यों थिकर होगी? क्योंकि दो उसमें क्रोन की मेम्ब्रेन आ जाएगी, एक उसमें फ्यूज्ड एमनियोटिक मेम्ब्रेन आ जाएगी। ये चीज हमने देखी है पहले भी। और अगर वो जो है ना वो मोनोक्रोनिक होगी प्रेगनेंसी, तो जो दरमियान वाली मेम्ब्रेन है वो बड़ी थिन होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ एमनियोटिक मेम्ब्रेन होगी, क्रेन वाली तो नहीं होगी ना, क्रेन तो एक ही है दोनों की। तो फिर वो थिन होगी, तो मेम्ब्रेन थिकनेस देख लो। तो तीसरा आप जो है ना वो क्रोनिसिटी डिटरमाइन करने के लिए एक साइन होता है जिसको लैम्डा या टी साइन कहते हैं, वो देखा जाता है, लैम्डा साइन देखा जाता है। और लैम्डा साइन जो है ना वो ये होता है कि जब प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो डाइक्रोनिक होती है ना, यानी दो क्रोन होती हैं, इसके लिए ना आपने फिगर 7.2 देखनी है, ये जो मैं आपको डिफाइन करने लगी हूँ उसके बी पार्ट में देखना है कि जो ए पार्ट भी और बी पार्ट भी, ठीक है। अब जो बात वापस लेकर आते हैं कि जो डाइक्रोनिक प्रेगनेंसीज होती है ना उनमें ये होता है कि जो सेपरेट करी है ना फीटस को मेम्ब्रेन, जो सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है, इंटरट्विन मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, उस मेम्ब्रेन की बेस पर आपको प्लेसेंटल टिश्यू नजर आता है थोड़ा सा। जो दोनों को मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है उस मेम्ब्रेन की बेस पर प्लेसेंटल टिश्यू नजर आता है। सिंपली इस प्लेसेंटल टिश्यू को हम लैम्डा साइन कहते हैं, और ये नजर आता है जो डाइक्रोनिक के केस में। तो लैम्डा साइन आपकी हेल्प करेगा, मेम्ब्रेन की थिकनेस हेल्प करेगी, और तीसरा आपको जो है ना वो प्लेसेंटा मैस बताएंगे कि ये डाइक्रोनिक है या मोनोक्रोनिक है। फिर लास्ट हम बात करते हैं कि हमने डाउन सिंड्रोम की बात की थी कि उसकी भी स्क्रीनिंग करनी है। तो अगर डायक्रोनिक प्रेगनेंसी है तब आपने देख लेना है कि दोनों फीटस में कितना रिस्क है, दो। और अगर मोनोक्रोनिक है फिर भी देख लेना है कि डाउन सिंड्रोम का ओवरऑल कितना रिस्क है। अब एक और उसने बात की कि आप ना इस स्कैन में ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिट सिंड्रोम के लिए भी स्क्रीनिंग कर सकते हो। ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिट सिंड्रोम, अच्छा डाउन सिंड्रोम का मैं यहाँ पे डिटेल इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसका मैं अलग से रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ और मैंने अपलोड की हुई है, आप वो भी उसके लिए देख सकते हो, सुन सकते हो। अच्छा, अब वापस आते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिट सिंड्रोम की तरफ कि आप ना उसको भी कैसे स्क्रीन कर सकते हो कि आप ए विवेक देखते हो। अगर आपको डोपलर में ए वेव नजर आ जाए ना तो फिर वो होता है कि इसका मतलब इसमें कोई रिस्क है, इस प्रेगनेंसी में रिस्क है ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिट सिंड्रोम का। और जाहिर बात है मोनोक्लोनिक में हम ये यूजुअली देखेंगे। तो इस वाले स्कैन में 3 तो मेन काम है, और चौथा अगर ये मोनोक्लोनिक प्रेगनेंसी निकला है तो फिर इसमें आप ए वेव भी देख लेते हो कि कहीं ये ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिट सिंड्रोम डेवलप होने का रिस्क तो नहीं है इसमें। अच्छा, ये तो स्कैन था डेटिंग स्कैन। इसकी हमने डिटेल्स देख ली कि इसमें 3 हमारे मेजर फंक्शन है। जेस्टेशनल एज वो भी मैंने बता दिया, क्राउन रम्प लेंथ से मेजर करते हैं, दूसरा क्रोनोसिटी, तीसरा डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग। दूसरा जो स्कैन किया जाता है उसको अनोमली स्कैन कहते हैं। इसमें जो है ना वो क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी उनमें कंजेनिटल अनोमलीज के रिस्क ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी, तो इनकी स्क्रीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनको एनोमलीज के लिए स्कैन करें। तो वो वाला स्कैन जो एनोमलीज के लिए किया जाता है उसको एनोमली स्कैन का नाम दिया गया है। ये 20 वीक्स पे जाके किया जाता है, इसको एनोमली स्कैन का नाम दिया जाता है। अब वो हमें क्या बता रहा है? वो कह रहा है कि जो एनोमलीज है ना जो यूजुअली प्रेजेंट होती हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी में और जिनके लिए हमने स्कैन करना होता है वो अनएन्सेफली होती है या होलो जो है ना वो होलो प्रोनसेफली है।
ये देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है उसने। अच्छा ये जो है ना यूजुअली ये कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशंस होती हैं। आगे ना उसने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बात की है। इसमें ना मल्टीपल प्रेगनेंसी वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, देखने में चैप्टर छोटा है, लेकिन इसमें बड़ी एक-एक लाइन में कॉन्सेप्ट है। तो ये जो अब उसने कॉन्सेप्चुअल बात की, इसको ज़रा गौर से समझना है हमने, कि वो कह रहा है कि मल्टीपल जेस्टेशन है और एक फीटस में जो है ना वो कंजेनिटल एनोमली डेवलप हो गई है, दूसरे में डेवलप नहीं हुई। 5 to 20% केसेस में दोनों में ही प्रेजेंट होती है, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि एक में डेवलप होती है, दूसरे में नहीं डेवलप होती। अब एक में डेवलप है, दूसरे में नहीं डेवलप, अब ना अपने पेरेंट्स से कहना है कि वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि अब देखिए अगर एक बच्चे में जिसमें कोजेनिटल एबनॉर्मेलिटी डेवलप है और वो जो है ना वो हैंडीकैप हो सकता है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो जिसमें एब्नॉर्मैलिटी डेवलप है, आप उसको फिटोसाइड कर दो यानी उसकी डेथ करवा दो खुद से, ठीक है? अब उसकी डेथ हो जाएगी तो वो इससे क्या है कि पोटेंशियली एक बर्डन नहीं आएगा पेरेंट पे कि उनको एक हैंडीकैप चिल्ड्रन या एक ऐसा बच्चा जिसके पास इतनी बड़ी एनोमली थी उसके साथ वो नहीं उनको ना रहना पड़ेगा और उसकी हम फिटोसाइड करवा देंगे, ठीक है? क्योंकि पेरेंट्स जो है वो साइकोलॉजिकली या इमोशनली ये बर्डन नहीं बेयर कर पाते। अच्छा दूसरी जो है वो हम पेरेंट्स ये चॉइस ले सकते हैं कि भई इससे ये भी हो सकता है कि अगर हमने वो जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है या जिसमें कंजेनिटल एनोमली है उसको उसकी फिटिसाइड करवाई उसकी डेथ करवाई तो जो हेल्दी हमारा ट्विन है दूसरा उस पे इफेक्ट आ सकता है बुरा, क्योंकि फेटिसाइड रिलेटेड भी कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जो आते हैं। जैसे ये था ना कि अगर एक ट्विन की डेथ हो गई तो दूसरे की भी डेथ हो सकती है, वैसे ही अगर एक ट्विन को आपने खुद से डेथ करवाई दूसरे पे भी एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो इससे पेरेंट्स ने खुद चॉइस लेनी है कि वो क्या फेटिसाइड करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे हैं, ये देखते हुए कि अगर हमने फेटिसाइड किया तो फिर उससे हेल्दी ट्विन पर एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं और अगर नहीं किया तो फिर हैंडीकैप चिल्ड्रन आएगा, ठीक है? फिर वो डिसीजन लेते हैं। दूसरी उसने जो बात की ना उसने ये किया कि बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि ट्विन में जिस बच्चे में ये जो कंजेनिटल एनोमली है ये लीथल एनोमली है, यानी ये ऐसी एनोमली है कि उस बच्चे की खुद ही कुछ दिनों में कुछ हफ्तों में डेथ हो जानी है, क्योंकि ये नेचर ने भी देखा होता है कि नेचर ये करती है कि जिस बच्चे में बहुत सीवियर एनोमली हो उसको पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, वो पैदा नहीं होता। तो अब ये भी हो सकता है कोई एनोमली लीथल हो, फिर हमें खुद से फेटिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम फेटिसाइड करें इससे हेल्दी ट्विन पे भी इफेक्ट है, तो इससे बेहतर नहीं है कि वो जिसमें एनोमली है उसकी डेथ हो जाए, खुद ही डेथ हो जाए और हेल्दी को भी कुछ ना हो। लेकिन यहाँ पर भी एक फैक्टर आ जाता है, वो ये आ जाता है कि आपने ये देखना है कि जो एनोमली है ये इतनी लिथल ऐसी एनोमली तो नहीं है कि जो हेल्दी ट्विन है आप इसको एक्सपेक्टेंट पे रख रहे हो कि भाई लिथल एनोमली है बच्चे की खुद ही डेथ हो जानी है, हमने डेथ नहीं करवानी। तो इसका ये नहीं कि जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक जो एनोमली है ये हेल्दी ट्विन को भी जो है वो डैमेज कर दे। जैसे उसने एनएनसेफली की एग्जांपल दी कि एनएनसेफली एक ऐसी लिथल एनोमली है कि ये जब तक बच्चे की डेथ नहीं होती, जिसकी एनोमली है जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक वो जो हेल्दी ट्विन है उसको पॉलीहाइड्रोमनस करवा देती है। और ये जो है ना वो मतलब ऐसा ये सीक्वेंस करवा देती है कि पॉलीहाइड्रोमनस मतलब पॉलीहाइड्रोमनस होता सॉरी उसी में है जिसमें एनोमली है, लेकिन उस पॉलीहाइड्रोमनस की वजह से होता ये कि जो बच्चे हैं ना उसकी प्री टर्म डिलीवरी स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो जाती है दोनों की, तो इससे दूसरे को भी खतरा होगा कि उसकी प्री टर्म डिलीवरी है, अब वो प्री मेच्योर होगा। तो ऐसे आपने चीज़ों को कंपेयर कर करके ये डिसीजन लेने होते हैं कि क्या हम फैटिसाइड करवाएं या क्या हम जो है ना वो ना करवाएं, इस तरह से फिर ये डिसीजन। और दूसरा जो मैं आपको स्टार्टिंग से एक चीज़ बताती आ रही हूँ पेरीनेटल मोर्टेलिटी के टाइम से, कि ये जो डेथ है ना ये जो हम कहते हैं फर्टिसाइड करवानी है हम तब कंसीडर करते हैं जब प्रेगनेंसी डाइक्रोनिक है, क्योंकि हमने देखा था डाइक्रोनिक में अगर एक की डेथ हो भी जाए दूसरे पे ऐसे जितने बुरे इफेक्ट नहीं आते, तो फर्टिसाइड वाला जो ऑप्शन है हमारे पास तभी होगा जब तक डाइक्रोनिक है। अगर प्रेगनेंसी मोनोक्रोनिक होगी और तब एक में जो है वो एनोमली है तब हम फर्टिसाइड को नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसका बहुत हाई रिस्क है और आपको पता है अगर एक की डेथ हुई तो दूसरे की वैसे ही डेथ हो जानी है। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो भी जिसमें एनोमली उसकी कोडोक्लिवन कर दें, कुछ इस तरह का मतलब कोई और हम भी टेक्निक लेकर आते हैं। लेकिन फेटिसाइड को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जो फेटोसाइड है ये फिर दूसरे की भी जान जो है ना वो खतरे में जा सकती है। तो ये हमने जी एनोमली स्कैन की भी बात कर ली, फिर हमने ये भी देख लिया कि अगर कोई एनोमली मिलती है एनोमली स्कैन पर तो उसको फर्दर फिर कैसे डिसीजन लेना है। आगे बात करते हैं जी ग्रोथ असेसमेंट की। तो जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं वो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के हाई रेट होता है उनमें कि किसी एक की या दोनों की फीटल ग्रोथ जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो इसीलिए उनका जो फीटल वेट है ना वो कैलकुलेट करना चाहिए, 20 वीक gestation से लेकर कैलकुलेट करना चाहिए और मैक्सिमम 4 वीक के इंटरवल पे। और अगर ऐसा लगे कि ग्रोथ में कोई मसला आ रहा है तो फिर टर्शरी रेफर पेशेंट को टर्शरी केयर के लिए रेफ़र कर देना है। बड़े मतलब जो केयर है बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ रेफ़र कर देना है, और कुछ और उसने इंडिकेशन बताई है जिस केस में जो केस है वो टर्शरी रेफरल के लिए भेज देना है। वो अगर अगर डिस्कॉर्डेंट फीटल ग्रोथ हो यानी एक जैसी ग्रोथ नहीं हो रही, एक ही ज़्यादा हो रही एक ही कम हो रही है, फीटल कोई एनोमली हो या डिस्कॉर्डेंट फीटल डेथ हो जाए या ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम हो जाए, तो ये सारी कंडीशन है जिसमें फीटल को टर्शरी फीटल कह रही हूँ मदर को टर्शरी रेफरल देना है, ठीक है, उसको टर्शरी केयर के लिए भेज देना है। तो ये मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि कौन कौन सी हैं। अगर तो जो है वो ग्रोथ डिस्कॉर्डेंट हो जाए, फीटल एनोमली हो, डिस्कॉर्डेंट फीटल डेथ हो जाए, या ट्विन डिस्कॉर्डेंट फीटल डेथ यानी एक की डेथ होगी एक अभी जिंदा है, तो उस केस में भी तो बड़ी जल्दी डिसीजन लेना है ना कि दूसरे पे भी इफेक्ट आ सकते हैं। और तीसरा ट्विन टू ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम है। चले यहाँ पर हमारा जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट जो टॉपिक है ना वो डिलीवरी का आ जाता है, और इसमें हमने ये देखना है कि अगर
किस तरह से हम ये डिसीजन लेते हैं कि ट्विन अगर बेबीज़ हैं, तो कैसे डिलीवरी होगी? वेजाइनल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन करना पड़ेगा और ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है? तो इसके लिए फिर हम नेक्स्ट वॉइस नोट बनाते हैं।